हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सेंटर फॉर एम्बिशन। आज के एडिटोरियल 27 जुलाई एडिटोरियल में आपका स्वागत है। आज हमारे दो एडिटोरियल हैं जो हमें लगा इंडियन एक्सप्रेस के, बाकी एडिटोरियल रिपीटेड होते रहते हैं। ये एडिटोरियल है क्वांटम कंप्यूटिंग से है, जिसमें कह रहा है कि हम कैसे डिजीज का डायग्नोसिस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड काउंटिंग कंप्यूटिंग के द्वारा। तो यहाँ से हम समझेंगे कि कैसे काउंटिंग कंप्यूटिंग काम करती है। तो हमारा ये सीधा सा जीएस 3 में काम आ सकता है कि क्वांटिंग कंप्यूटर की एप्लीकेशन क्या है, व्हाट इज क्वांटिंग कंप्यूटिंग। और इसमें फोटोनिक क्वांटिंग कंप्यूटिंग की बात की कि विद द हेल्प ऑफ द फोटोन वेव्स की तरह उससे हम कैसे कैंसर का इलाज कर सकते हैं और डिसीज का इलाज कर सकते हैं, यहाँ से हम पढ़ेंगे। और एक आर्टिकल है इंडस वाटर ट्रीटीज, जो हमारी इंडस वाटर ट्रीटीज है, दैट इज 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन हुई, जिसमें ब्रोकर था हमारा वर्ल्ड बैंक। तो जिसमें जो हमारी कुछ रिवर्स थी, वेस्टर्न रिवर्स हमारी पाकिस्तान के पास, ईस्टर्न रिवर इंडिया के पास। तो पाकिस्तान के जो पास रिवर है इनको हमने बोला चनाब, झेलम और इंडस। और हमारे पास बाकी जो रावी, सतलुज, ब्यास जो रिवर रह जाती वो है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इंडिया का पाकिस्तान प्रोटेस्ट करता है। ऑल्दो अगर मैं इसमें बात करूं तो वहाँ के जैसे पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, इससे पहले उन्होंने कहा था कि ये इंडिया का इतना बड़ा इशू नहीं है, ये हमारी वाटर की मिसमैनेजमेंट है। कि जो हमारा जो पानी आता है चनाब, झेलम, इंडस से, इंडस वाटर ट्रीटी से सीधा सा, उस पानी को हम स्टोर नहीं करते, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। उसकी वजह से क्या है, पाकिस्तान क्राइसिस में है, वाटर क्राइसिस पाकिस्तान में। लेकिन हम खुद की मैनेजमेंट को न संभालते हुए हम इंडिया पे चीजें इम्पोज करते हैं। तो वहां पे भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि बात ठीक है, लेकिन कुछ मूर्ख लोग हैं पाकिस्तान में, वो चीजों को समझते नहीं है। तो पहला आर्टिकल यही है कि इंडस वाटर टीटी इंडिया प्लान, पाकिस्तान प्रोटेस्ट। इंडिया का क्या प्लान है, पाकिस्तान इस पर प्रोटेस्ट करता रहता है कि इंडिया इज ब्रीचिंग हमारे राइट। तो इंडिया का कहना था आफ्टर द पहलगाम अटैक कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते हैं। और पाकिस्तान का ये कहना था कि हम वाटर सिक्योरिटी के लिए किसी हद तक जा सकते, रिटेलिएट कर सकते हैं। तो उसने परमाणु हमले की भी यहाँ पे धमकी दी थी। वही राइटर सारी चीजें कहने की बात कर रहा है कि पाकिस्तान का क्या एक्शन है और पाकिस्तान का वाटर क्राइसिस का क्या है, और व्हाट इज इंडिया नाउ, इंडिया क्या देख रही है अभी, कि इंडिया कैसे अपनी वाटर डिप्लोमेसी चलाएगी, वही समझना है। तो यहाँ GS2 में ये सीधा सा हमारा GS2 का पार्ट दिख रहा है, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन और वाटर डिप्लोमेसी। और अगर इससे सीधा सा जैसे इंडिया के जैसे रेटले प्रोजेक्ट है और हमारी नीलम रिवर पे जो प्रोडक्ट हैं, तो ये जो हमारे नॉट प्रोडक्ट, सॉरी, दैट इज प्रोजेक्ट। तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए, हाइड्रो पावर के लिए GS3 में भी पूछ सकते हैं, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट से, ये ज्योग्राफी में भी पूछ सकता है। तो एक एक करके हम सारे समझते हैं। तो सबसे पहले इंडस वाटर ट्रीटी की बात करूं तो ये एक चीज समझना है मुझे, इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी मेरी 1960 में हुई, जिसका ब्रोकर कौन था, इसका ब्रोकर था मेरा वर्ल्ड बैंक। और इसमें एक चीज थी, वर्ल्ड बैंक था कि जो मेरी इंडिया की ईस्टर्न रिवर है और वेस्टर्न रिवर है, तो जैसे पाकिस्तान कौन सी रिवर का पानी यूज कर सकता है, जिसमें थी चनाब, झेलम, झेलम और इंडस। और बाकी रिवर थी हमारी तीन इंडिया के पास, यही ट्रीटी है। तो पाकिस्तान का कहना है कि वो पानी इंडिया हमारे पास नहीं छोड़ता है। उसके अलावा इंडिया के बहुत सारे प्रोजेक्ट, मोरी प्रोजेक्ट हो गया, राटले प्रोजेक्ट हो गया, और बहुत सारे प्रोजेक्ट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन रिवर की ट्रिब्यूटरीज पे चल रहे हैं। तो उनका भी पाकिस्तान अपोजिशन करता है। तो बस वही आर्टिकल में पूरा मेंशन करने की बात कही गई है। क्या है, तो हम समझते हैं सबसे पहले
इंडस वाटर ट्रीटी दैट इज साइन बिटवीन द इंडिया एंड द पाकिस्तान इन 1960। 1960 में साइन की गई थी, जिसका ब्रोकर कौन था, दैट इज वर्ल्ड बैंक। और ये सिग्नेटरी इंडिया पाकिस्तान है, उसके बारे में ही दिया गया कि जो ईस्टर्न रिवर हमारी एलोकेटेड थी, ब्यास सतलुज, रावी ब्यास सतलुज हमारी किसको, इंडिया को एलोकेटेड थी जिनका। और जो मैंने कहा जो वेस्टर्न रिवर थी मेरी, जिसको मैं बोलता हूँ CJI, झेलम, चनाब, इंडस, ये मेरी किसको थी, ये पाकिस्तान को एलोकेटेड थी कि पाकिस्तान इनका पानी यूज कर सकता है। तो ये सारा सा मैंने कोशिश की है कि इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। और फिर क्या, इंडिया अलाउड लिमिटेड यूज ऑफ वेस्टर्न रिवर। वेस्टर्न रिवर का लिमिटेड यूज क्यों कर सकता है इंडिया, डोमेस्टिक यूज के लिए, ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग के लिए, इरिगेशन विद ए सर्टेन लिमिट, और रन ऑफ द रिवर हाइड्रो प्रोजेक्ट। यही सबसे बड़ा पाकिस्तान का इशू है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, कि जो हमारे हिस्से की ट्रिब्यूटरीज हैं उन पर इंडिया अपने जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना रहा है, वही पाकिस्तान अपोजिशन करता है। वो कहता है ये हमारा पानी रोक देगा और जब जरूरत होगी तो पानी छोड़ देगा, तो उससे क्या है, हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम भी हो जाएंगी, हमारे यहाँ फ्लड भी आ जाएगा। वो पाकिस्तान में फ्लड आता है। राइटर ये कह रहा है कि ये पाकिस्तान जो है वो अपने मैनेजमेंट को, इनके पास प्रॉपर वाटर स्टोरेज का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पानी का मैनेजमेंट नहीं है। वो कह रहा है कि अगर वो 40% पानी, अप्रोक्स 40 to 50% पानी उनका वेस्ट चला जाता है, राइटर का कहना है, तो जब उनका लीन सीजन होता है वाटर का, तो उस पानी के लिए प्रॉपर स्टोरेज, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो इम्पोज करते हैं ये सारी चीजें इंडिया पर, कि इंडिया की वजह से हो रहा है। तो राइटर वही कह रहा है कि इंडिया इसे कैसे देखता है और पाकिस्तान इसे कैसे देखता है। वही चीज है कि जो इंडस वाटर ट्रीटीज है, इंडिया ने पहलगाम अटैक के बाद उसे एकदम रोक के रखा है, और इंडिया मेंटेन ट्रीटी रिमेन क्रेडिबल इरिवर्सिबल एक्शन एट ए क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। ये सारी चीजें कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी होता है उसकी वजह से। फिर कह रहा है कि इंडिया के लिए ये, इसका मतलब है सीधा कि इंडिया ने इस चीज को ठहराव रखे रखा है, रोक के रखा है इंडस वाटर ट्रीटी को। तो क्यों है इसके लिए इंडिया सिक्योरिटी कंसर्न है, क्या कंसर्न है, कि इंडस वाटर ट्रीटीज की वजह से कि हमारा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और एग्रीमेंट कैन नॉट रिमेन इंसल्टेड फ्रॉम हॉस्टाइल एक्शन, हॉस्टाइल इंसुलेटेड, जो हमारी हॉस्टाइल एक्शन है पाकिस्तान की तरफ से, उससे सीधी सी बात यह है कि उसकी वजह से हमारे एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चल सकते, यही कहने की बात कर रहे हैं। फिर कह रहा है मिसयूज ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है उसका भी मिसयूज हुआ है। पाकिस्तान जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उनका चैलेंज करता है, पाकिस्तान रिपीटेडली चैलेंज करता है कि इंडिया जो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना रहा है दे आर इलीगल है और वो आउट ऑफ द ट्रीटी है। ये सारी चीज़ें यहाँ से निकल के आ रही हैं। फिर कह रहा है इंडिया की ट्रीटी डिस्प्यूट मैग्ने हैव बीन यूज्ड टू डिले डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये सारी चीज़ें कि इंडिया का कहना है कि जो ट्रीटी डिस्प्यूट मैकेनिज्म है उसकी वजह से क्या है, हमारे जो प्रोजेक्ट है उनमें डिले भी आता है। तो इंडिया का सबसे बड़ा यही चैलेंजेस है। और चेंज हाइड्रोलॉजिकल रियलिटीज, हाइड्रोलॉजिकल रियलिटीज का मतलब जो हमारे वाटर से रिलेटेड जो वो चेंज हो रही ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट से, पॉपुलेशन, क्लाइमेट चेंज की वजह से, पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से वाटर डिमांड हमारी बढ़ गई ड्यू टू द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ी है, और नीड ऑफ द मॉडर्न रिजर्वर मैनेजमेंट, मॉडर्न रिजर्वर मैनेजमेंट की भी नीड है। तो इंडिया ने ये जो ट्रीटी है उसको एक तरीके रोक के रखा है। उसका क्या है कि रोक के सीधा सा मतलब कि उस पर इंडिया ना कोई पॉजिटिव एक्शन लेता है ना नेगेटिव एक्शन लेता है। उसके रीजन है कि पाकिस्तान इंडिया के लिए क्या है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का एक इंटरनल सिक्योरिटी कंसर्न है, मिसयूज, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का मिसयूज पाकिस्तान करता है, और जो हाइड्रोलॉजिकल रियलिटीज ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज की वजह से पॉपुलेशन चेंज बढ़ रही है, उसकी वजह से वाटर की डिमांड बढ़ रही है। तो इंडिया क्या है ना, सीधा सा इस ट्रीटी को अपने कब्जे में लिए है, इस पर कोई फर्दर एक्शन नहीं लेता है, सीधी सी बात। फिर कह रहा इंडिया का प्लान क्या है, क्या करेगा इंडिया, तो वाट इंडिया प्लान टू डू, क्या प्लान है इंडिया का, इंडिया का सीधा सा प्लान है जो मेरी ईस्टर्न रिवर रावी ब्यास सतलुज उनका मुझे मैक्सिमम वाटर यूज करना है, मैक्सिमम
यूज ऑफ मैक्सिमम यूज ऑफ वाटर। फिर कह रहा है जो मेरे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उनको थोड़ा सा बढ़ावा देना है, जैसे सियालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है मेरा, पकलदुल प्रोजेक्ट है, किरू प्रोजेक्ट है, ये सारे प्रोजेक्ट मेरे, नीलम रिवर, इंडस पे, चनाब पे, ये सारी मेरी जो ट्रिब्यूटरीज है इंडस झेलम की उन पे चल रहे हैं। तो जो मेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उनको मुझे एक्सीलरेट करना है, थोड़ा सा तेज करना है। तो इंडिया को पहले मैक्सिमम वाटर यूज करना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को बढ़ावा देना है और वाटर स्टोरेज कैपेसिटी को मुझे बढ़ाना है विद द हेल्प ऑफ द डैम, वाटर रिजर्वर बना के, वाटर फ्लोइंग अनयूज्ड को रोक के और इरिगेशन को मुझे बढ़ावा देके। तो यहाँ से क्या है कि वो इंडस वाटर का सीधा सा उसकी जो ईस्टर्न रिवर है उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर इंडिया करने की बात कर रहा है विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और मैक्सिमम यूज इन द इरिगेशन प्रोजेक्ट, और हमारे डैम बना के, बिल्ड रिजर्वर बना के और इरिगेशन फैसिलिटीज इन्हांस करके इंडिया के पास ही है। तो मॉडर्न रिजर्वर ऑपरेशन जैसे बेटर सेडिमेंट मैनेजमेंट इंडिया कर रहा है, फ्लड मॉडर्नाइजेशन कर रहा है, क्लाइमेट रिजिलियंट वाटर मैनेजमेंट, ये सारी चीज इंडिया कर लेगा तो उसका क्या है, वाटर सिक्योरिटी भी हो जाएगी। ये भी इंडिया का एक पॉइंट है कि इसलिए इंडिया कोई भी इंडस वाटर ट्रीटी पर ज्यादा एक्शन और रिएक्शन नहीं लेता है और सीख रिनोगेशन रिनोवेशन होना चाहिए। इंडिया आर द टीटी रिफ्लेक्ट रियलिटीज 1950, सीधा सा इंडिया का कहना है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से और जो सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से जो हमारी 1960s की ट्रीटीज है वो सीधी सी दोबारा से रिफॉर्म होनी चाहिए, रिनोवेट होनी चाहिए। वही है कि इस ट्रीटी को क्या एक रिवीजन करना चाहिए। पाकिस्तान इस पर राजी नहीं है, ये इंडिया के कंसर्न है रिगार्डिंग द वाटर ट्रीटी। पाकिस्तान का कंसर्न क्या है, पाकिस्तान कह रहा है हमारी वाटर सिक्योरिटी एग्रीकल्चर हैविली डिपेंडेंट है हम अपनी वेस्टर्न रिवर पे, तो अगर इंडिया पानी हमारा रोक लेगा तो हमारे एक तरह का ड्रॉट आ जाएगा। फिर कह रहा है कि इंडिया वाटर को वेपनाइजेशन कर रहा है, वाटर को सीधा सा एज ए बार क्रिएट कर रहा है, बार युद्ध। फिर कह रहा है कि इंटरनेशनल फोरम पे हम बात उठाएंगे और इंडिया लीगल डिप्लोमेटिक एक्शन, और सीधी बात है कि ये वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड पाकिस्तान का कहना है जो वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन है दैट इज वर्ल्ड बैंक, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो एज ए ब्रोकर, उसका भी यहाँ से उल्लंघन है, उसका भी वॉयलेशन है। तो पाकिस्तान का कंसर्न ये है। इंडिया काउंटर इस चीज को कैसे करता है, इंडिया कहता है कि 60 ईयर की ट्रीटीज है और बार और टेररिस्ट अटैक से नहीं चल सकती है, कि पाकिस्तान बार बार हम पे जो टेररिस्ट अटैक कर देता है, बार कर देता है, प्रॉक्सी बार करता है और हम पाकिस्तान को पानी चलाएं। तो इंडिया का कहना है ये ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता आफ्टर द पहलगाम अटैक। पाकिस्तान कह रहा है कि पाकिस्तान हैज फ्रीक्वेंटली डिलेड इंडिया प्रोजेक्ट थ्रू ऑब्जेक्शन। फिर कह रहा है वाटर शॉर्टेज पाकिस्तान पाकिस्तान में जो वाटर शॉर्टेज है वो क्यों है। इंडिया का जो आर्गुमेंट है, इंडिया का स्कॉलर भी यही कह रहा है कि पाकिस्तान इम्पोज करता है इंडिया पे सारी चीजें, वो अपने गले में झांक के नहीं देखता है। क्यों है कि वाटर, पहली तो पुअर मैनेजमेंट ऑफ वाटर है पाकिस्तान में, कि जो भी पानी जाता है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट, स्टोरेज या रिचार्ज नहीं कर पाते, वाटर हार्वेस्टिंग नहीं है, तो वेस्ट ऑफ वाटर बहुत होता है। यहाँ तक माना जाए तो 48% वाटर उसकी वेस्टर्न रिवर का वेस्टेज चला जाता है। कैनाल लॉसेस, कैनाल है नहीं, ग्राउंड वाटर डिप्लेशन प्रॉब्लम है, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, इनएफिशिएंट इरिगेशन, ये सारी प्रॉब्लम है पाकिस्तान को। तो इंडिया का सीधा कहना है, या राइटर ने जो लिखा है कि रेदर देन टू इम्पोजिंग इंडिया और रेदर देन कि हम क्वेश्चनिंग द इंडिया, पाकिस्तान सेल्फ फोकस्ड ऑन द पुअर मैनेजमेंट, कैनाल लूसेस, ग्राउंड वाटर डिप्लेशन, लैक ऑफ स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, इनएफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम, इन पे पाकिस्तान को फोकस कर रहा है ये, रेदर देन टू क्वेश्चनिंग द इंडिया, इंडिया को क्वेश्चन करने से पहले। ये सारी चीजें यहां से समझ में आ रही है इस आर्टिकल से। चैलेंजेस क्या है इंडिया के पास, इंडिया चैलेंजेस सीधे क्या है कि इंडिया इस ट्रीटी को क्यों नहीं सिंसियर लेता है। पहला तो बात यही है कि जो
क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे पास वाटर शॉर्टेज भी है और हमारे पास जो ग्लेशियर मेल्ट भी हो रहे हैं। प्रॉब्लम ये ग्लेशियर पॉपुलेशन का प्रेशर है। 1916 में पॉपुलेशन कुछ थी, अब 140 प्लस करोड़ हो गई है। और टेररिज्म सिक्योरिटी नेक्सस है। पाकिस्तान टेरर इंडिया में आतंकवाद फैलाता है और तो हमारे लिए सिक्योरिटी का भी नेक्सस है और हम उन्हें पानी पिलाएं। और आउटडेटेड टीटी प्रोविजन है। टीटी के जो प्रोविजन है वो 1960s में हुए थे, तब से तो दसियों डिकेड हो गए। तो इससे सीधी सी बात है, पाकिस्तान के पास इंडिया के सारा कहना है, इंडिया का जो चैलेंजेस हैं कि इस टीटी को हम क्यों नहीं सिंसियरली लेते हैं। पहले तो ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, और जो ग्लेशियर मेल्ट हैं, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ रही है। और पॉपुलेशन का प्रेशर है हमारे पास, और जो पाकिस्तान हमारे पास टेरर करता है, तो इंडिया कहना है वाटर एंड ब्लड कैन नॉट फ्लो टुगेदर। और ये आउटडेटेड ट्रीटी के प्रोविजन है। ये सारे इंडिया के कंसर्न हैं या चैलेंजेस हैं सीधे से। फिर वे फॉरवर्ड है। वे फॉरवर्ड क्या करना चाहिए जिससे क्या होगा कि हमारी ट्रीटी एक सही बनी रहे। तो पहला तो अगर इंडिया कह रहा है कि आउटडेटेड है, तो इसको मुझे क्या है, रिन्यूअल करना चाहिए। पहला, मॉडर्नाइज द ट्रीटी फ्रेमवर्क। ट्रीटी के फ्रेमवर्क को मॉडर्नाइज करना चाहिए, रिन्यूअल की बात कर रहा है। और बेसिन लेवल वाटर मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन करना चाहिए, रिवर्स का। और हाइड्रो पावर एंड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मुझे स्ट्रेंथन करना चाहिए। स्ट्रेंथन करना चाहिए, एक्सपेंड हाइड्रो पावर एंड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर। और नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल लीगल कमिटमेंट के बीच में मुझे बैलेंसिंग बनानी चाहिए, दैट इज वर्ल्ड बैंक का जो भी है। और है प्रमोट सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रिजिलियंट वाटर गवर्नेंस। सस्टेनेबल और क्लाइमेट रिजिलियंट वाटर गवर्नेंस पे फोकस करना चाहिए। ये सारी चीजें हैं, इनको मैं और बेटर लिख सकता हूँ जब क्वेश्चन लिखूंगा तब। ये तो सिर्फ आर्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे डिस्कस किया, जितना भी आर्टिकल में मेंशन था। नेक्स्ट आर्टिकल आ जाता है मेरा, हाउ क्वांटम कंप्यूटिंग एआई कैन हेल्प ट्रिगर ए बेटर इम्यून रेस्पॉन्स। सीधा कह रहा है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको कैसे डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग से कैसे कर सकते हैं, वही इस आर्टिकल में बात की गई है कि ये रिसर्च है यूनिवर्सिटी की। वो रिसर्च में ये पाया गया कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और क्वांटम कंप्यूटिंग विद द हेल्प ऑफ द फोटोनिक हम कैसे कैंसर के डिजीज का प्रॉपर इलाज कर सकते हैं। और दूसरे शब्दों में कहें कि हम किस तरीके से जो डिसीज अटैक करते हैं उनको पहले से ही डायग्नोसिस कर ले, तो इससे क्या है कि हमारी जो भी डिजीज हैं उनको हम रोक पाएंगे। स्पेशली यहाँ पे कैंसर की बात की गई। ये सारी चीजें हैं। ये साइंस एंड टेक थर्ड का है। इसमें वर्ड क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, ये आपको GS3 का पार्ट है। क्वांटम कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद समझ में आएगा। यहाँ पे हम क्वांटम कंप्यूटिंग नहीं पढ़ाएंगे, यहाँ सिर्फ क्वांटम कंप्यूटिंग और कैसे इम्यून सिस्टम को रेस्पॉन्स कर सकता है वो समझेंगे। फिर है HLA, जो शॉर्ट में लिखा है उसका मतलब है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। एक एंटीजन है जो ह्यूमन ल्यूकोसाइट है। पेप्टाइड्स, पेप्टाइड का चेन ऑफ अमीनो एसिड्स हैं। पेप्टाइड्स चेन ऑफ अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स की चेन है। बाकी सब साइंस एंड टेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वही है। वही आर्टिकल कहने की कर रहा है, व्हाट डिड एआई डू एंड व्हाट डिड द क्वांटम कंप्यूटर। कह रहा है कि जो हम डिजीज को डायग्नोसिस करेंगे जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर पाएगी और काउंटिंग क्वांटम कंप्यूटिंग से हम क्या ऐड कर पाएंगे। फिर कह रहा है भाई डू द गेन फ्रॉम द डाटा पुअर, जो हम डेटा पुअर है उससे क्या गेन कर सकते हैं। और वाई वाज लैब वैलिडेशन इंपोर्टेंट, ये सिर्फ रिसर्च पे चल रहा है तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जो डेनमार्क की यूनिवर्सिटी, उन्होंने रिसर्च किया रिगार्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट क्वांटम कंप्यूटर, जिसमें उन्होंने कहा है कि पेप्टाइड बेस्ड वैक्सीन को हम अगर बना लें तो उससे क्या होगा, हमारा थेरेपीज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। तो इम्यूनोथेरेपीज पे हम सीधी सी कह रहे हैं, कोई किसी भी सेल पे अगर कोई भी अटैक कर रहा है एंटीजन, तो उसको पहले से हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। फिर कह रहा था स्टडी डेमोस्ट्रेट क्या पाएगा,
Quantum enhanced AI can identify peptide more accurately, particularly for India rare immune system वेरिएंट। ये सारी चीजें इसमें है कि इम्यून पहले से हम सेल्स पे अगर कोई भी एंटीजन अटैक कर रहा है तो विद द हेल्प ऑफ द क्वांटम कंप्यूटिंग प्लस एआई से हम पहले से हम पता कर लेंगे, तो यही हमें इससे फायदा मिलेगा। यही सारी चीजें हैं इसमें। फिर कह रहा है की कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स क्या होते हैं, तो पेप्टाइड्स का मतलब चेन ऑफ द अमीनो एसिड होते हैं जो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक माने जाते हैं। तो यहाँ से सीधी सी समझ में आ रहा है कि पेप्टाइड्स आर द चेन ऑफ द अमीनो एसिड्स, और वो बिल्डिंग ब्लॉक किसके होते हैं, प्रोटीन्स के होते हैं। इससे क्या होता है, जो पेप्टाइड्स होते हैं, जो सेल्स होती है उसकी सरफेस पे जाके डिस्प्लेड हो जाते हैं, जिससे क्या है कि हम सेल्फ एंड फॉनर सब्सटेंस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर कोई एंटीजन उस पर अटैक करता है तो उसको हम विद द हेल्प ऑफ द पेप्टाइड्स समझ पाएंगे। और पेप्टाइड्स हम कैसे काम कर रहे हैं, पेप्टाइड विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्वांटम कंप्यूटिंग काम कर रहा है। तो पेप्टाइड्स क्या है, वैक्सीन डेवलपमेंट स्पेशली किसकी, कैंसर इम्यूनोथेरेपी में सबसे अच्छा काम करेंगे। कि जो भी पेप्टाइड्स होंगे जिनको हम वैक्सीन डेवलपमेंट कर सकते हैं, और जो कैंसर के रिगार्डिंग इम्यूनोथेरेपीज होती है, इम्यूनोथेरेपी का मतलब कि कोई भी कैंसर का एंटीजन किसी भी सेल्स पे अटैक करेगा तो हम उसे पहले ही रिकॉग्नाइज कर लेंगे। ये सारी चीजें हैं। फिर कह रहा है व्हाट इज ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन क्या है कि ये है HLA मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द सरफेस मोस्ट बॉडी सेल। बॉडी सेल पे एक तरीके के एंटीजन है। वो एंटीजन का मतलब सीधा सा कोई भी पैरासाइटिक, कोई भी पैरासाइट है, और दे प्रेजेंट पेप्टाइड फ्रेगमेंट टी सेल्स इंगेजिंग इम्यून सिस्टम एंड डिटेक्ट इन्फेक्शन ऑफ द एबनॉर्मल। कि वो कि ये है कि अगर किसी भी टी सेल्स पे अटैक होता है तो वहां से सीधा सा वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं इन्फेक्शन किस जगह पे हो रहा है। तो ये जीन एक तरह के जीन अमंग द इन्फ्लुएंस द इम्यून रेस्पॉन्स। तो HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, ये जीन आर हाईली वेरिएबल अमंग इंडिविजुअल, जो इन्फ्लुएंस करते हैं क्या, इम्यून रेस्पॉन्स को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करते हैं। आर्टिकल थोड़ा सा टफ है क्योंकि वर्ड यहाँ पे बायोलॉजिकल मेडिकल उसके हैं, इसलिए कम समझ में आ रहा होगा, मुझे भी लग रहा है। लेकिन अगर मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने बैठूं तो 1 घंटा इसी में लग जाएगा कि पेप्टाइड्स कैसे बनते हैं, अमीनो एसिड्स क्या है, ये सारी चीज़ें तो प्रॉपर क्लास होती है उसी में चलती हैं। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल होता है इन द डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिडिक्ट करेगी विद द हेल्प ऑफ द पेप्टाइड ब्लाइंड HLA मॉलिक्यूल्स को। वो क्या करेंगे, डिजाइन बेटर वैक्सीन बनाएंगे, पर्सनलाइज्ड कैंसर इम्यून थेरेपीज के लिए, रिड्यूस लेबोरेटरी ट्रायल एंड टाइम एंड कॉस्ट। तो आर्टिफिशियल की हेल्प से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से हम क्या है कि बेटर वैक्सीन बना सकते हैं, पर्सनलाइज्ड कैंसर इम्यूनोथेरेपीज बना सकते हैं, और लेबोरेटरी ट्रायल टाइम एंड कॉस्ट भी कम कर सकते हैं यहाँ से। फिर इसको अब हम क्वांटम कंप्यूटिंग से मिला दें, तो क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है, वो कह रहा है कि क्वांटम कंप्यूटिंग आर क्यूबिट्स which can exist multiple state simultaneous superposition and allow to process enormous combination data much। ये सारी चीजें कि ये क्यूबिट्स पे काम करता है, डेटा को बहुत अच्छे से काम करता है। यही सारी चीजें इन दिस स्टडी कॉम्पिटिंग कंपनी अप्रूव्ड, यही सारी हैं बायोलॉजिकल पैटर्न पे। इसको ज्यादा क्या समझे, व्हाट इज इम्पोर्टेंट, यहाँ से आता है कि इसका इम्पोर्टेंट क्या है, इसका AI प्लस क्वांटम कंप्यूटिंग। इसको एक चीज समझे, यूपीएससी पूछता है सीधा से, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है कि पेप्टाइड्स क्या होता है। वो अगर पूछेगा तो एप्लीकेशन पूछेगा क्वांटम कंप्यूटिंग, ज्यादा वो 3 2 5 नहीं पूछेगा। ये इंपोर्टेंट है कि इसका यूज कहाँ कर सकते हैं, तो कैंसर वैक्सीन में यूज कर सकते हैं किसका, क्वांटम कंप्यूटिंग विद द हेल्प ऑफ द AI का। और इम्यूनोथेरेपी स्पेशली कैंसर सेल के लिए, कैंसर सेल के लिए इम्यूनोथेरेपीज बना सकते हैं, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में भी यूज कर सकते हैं, और ड्रग डिस्कवरी में भी यूज कर सकते हैं कि हमें कोई डिजीज डायग्नोज किया तो उसके लिए कौन सा ड्रग्स बेटर रहेगा। तो ड्रग डिस्कवरी में भी क्वांटम कंप्यूटिंग का यूज कर सकते हैं। फिर साइंटिफिक सिग्निफिकेंस क्या है,
क्वांटम एआई सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, जो हमारी कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उनको भी काउंटिंग एआई अच्छे से सॉल्व कर पाएगी। अरे मक्खी बैठ गई यार। उसको भी हमारी साइंटिफिक सिग्निफिकेंस क्या है कि साइंस के लिए काउंटिंग कंप्यूटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। तो क्वांटिंग कंप्यूटिंग विद द हेल्प ऑफ द एआई बायोलॉजिकल जो कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल प्रॉब्लम स्पेशली डिजीज से रिलेटेड उनको भी हम बेटर सॉल्व कर पाएंगे। ओपन न्यू एवेन्यूज कंप्यूटराइजेशन बायोलॉजी प्रिसिजन मेडिकल, यही सारे इसके इम्पोर्टेंट वो है। चैलेंजेस क्या है, यूपीएससी यहीं से सीधा पूछता है कि इसका है कि अर्ली स्टेज है, तो इसका डेवलपमेंट ये भी नहीं पता है कि सक्सेस होगा या फेलियर होगा। पहला चीज यही है कि क्वांटम कंप्यूटर स्टिल अर्ली स्टेज डेवलपमेंट पे है, तो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अभी कंफर्म नहीं है क्या होगा और कितना जो इफिशियंट होगा, ये इफिशियंट होगा। फिर कॉस्ट क्या है कि हाई कॉस्ट होगी, लिमिटेड अवेलेबिलिटी होगी, हर व्यक्ति इसको यूज नहीं कर सकता है, लिमिटेड अवेलेबिलिटी। प्रिडिक्शन रिक्वायर लेबोरेटरी वैलिडेशन चाहिए हमें, और इथिकल कंसर्न इसका बहुत ज़्यादा है। स्पेशली GS4 की बात करूं तो इसके कि हम किस डिजीज में इसको यूज कर रहे हैं, तो इथिकल कंसर्न रिगार्डिंग द एआई एंड जीनोम डाटा प्राइवेसी का इथिकल कंसीडरेशन बहुत ज्यादा, ये चीज समझ में। वे फॉरवर्ड में क्या लिख सकते हैं कि व्हाट शुड बी द नेक्स्ट, तो वो कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट हमें क्वांटिंग कंप्यूटर में करना चाहिए और हमें इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ये चीज समझ लेनी चाहिए। और क्या है, हमें इंटीग्रेशन एआई इंटीग्रेशन मेडिकल हेल्थ केयर पे काम करना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हेल्थ केयर को कैसे बेटर कर सकते हैं। प्रमोट एआई इंटीग्रेशन हेल्थ केयर, देन जीनोम एंड बायोमेडिकल रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए, जीनोम एडिटिंग कैसे करते हैं बायोमेडिकल में, और इथिकल गवर्नेंस और डाटा प्राइवेसी इशू पे भी हमें काम करना है, और फॉस्टर कोलैबोरेशन बिटवीन एकेडमिक इंडस्ट्रीज हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन के बीच में कोलैबोरेशन को स्थापित करना चाहिए। ये सारी चीज़ें इसमें हैं। आर्टिकल थोड़ा सा क्या है कि जिसने साइंस एंड टेक ठीक ठाक समझ में आती होगी वही इस आर्टिकल को समझ पाएगा। आल्दो मैगजीन्स वगैरह न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल ऐसे ही लिखा है, बस हमने थोड़ा सा एलोबरेट करके समझा दिया है। तो आज के लिए एडिटोरियल में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आज के लिए धन्यवाद।